सोचो, अगर तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी मौत से भी ज्यादा खतरनाक हो और तुम अपने ही दुश्मनों के शहर में उनके बीच रहकर, उनके साथ नमाज पढ़कर, उनके साथ घुल मिलकर भारत के लिए जानकारी निकाल रहे हो। ये कोई फिल्म नहीं है, ये उस आदमी की कहानी है जो पाकिस्तान के दिल में जाकर एक परछाई बन गया और जिंदा लौट कर आया। सैकड़ों लोगों के बीच वो भी घुटनों के बल झुका था। ऐसा लगता था जैसे वो भी इन्हीं में से एक हो, पर नहीं, उसके भीतर एक तूफान छुपा था। क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं था, ये वो शख्स था जिसका नाम फुसफुसाकर भी दुश्मन बोलने से डरते हैं। और जब सच सामने आता है, जमीन कांपती है। वो थे अजित डोभाल सर। हजारों की नमाज में भी उनकी आंखें सिर्फ मिशन देख रही थी। हर महान कहानी की एक जड़ होती है और अजीत डोभाल की जड़ें उत्तराखंड के पहाड़ों में छुपी है, जो अपनी खामोशी में ताकत छुपाए रखते हैं। 20 जनवरी 1945 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक शांत छोटे से गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया अजीत कुमार डोभाल। उनके पिता मेजर GN डोभाल भारतीय सेना में अधिकारी थे, इसलिए बचपन से ही अजीत ने हथियार नहीं लेकिन अनुशासन, सरलता और देशभक्ति को अपने घर की हवा में महसूस किया। उनकी मां, एक धार्मिक और बेहद शांत स्वभाव की महिला, हमेशा उन्हें सिखाती थी, खामोशी कमजोरी नहीं होती, खामोशी ताकत होती है। यही दो चीजें, पिता से मिला अनुशासन और मां से मिली शांति, भविष्य में उन्हें एक परछाई की तरह काम करने में मदद करेंगी। उत्तराखंड के पहाड़ों में पढ़ाई आसान नहीं थी, लेकिन अजीत की चाहत कठिन नहीं, कड़ी थी। पहाड़ों में जन्म लेने वाले बच्चों में एक खास चीज होती है, खामोशी में छुपी ताकत। और अजीत इसी ताकत के साथ बड़े हुए। पौड़ी गढ़वाल की ठंडी हवाएं, धूप में चमकती पहाड़ियां, इन्हीं के बीच एक छोटा लड़का धीरे धीरे अपने सपनों को आकार दे रहा था। बचपन से ही उनकी आदत कुछ अलग थी। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, वो किताबों के साथ बैठ जाते। जहां बाकी लोग शोर करते, वो चुपचाप सब कुछ देखते, सब कुछ समझते। उनके अंदर एक अजीब सी गहराई थी। कम बोलते थे, पर जो देखते थे उसे बहुत गहराई से समझते थे। शायद मां ने ही सिखाया था कि खामोशी कमजोरी नहीं, खामोशी सबसे बड़ी ताकत होती है। स्कूल खत्म हुआ और पढ़ाई का दौर और कठिन हो गया। भविष्य में कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो देश के लिए हो। UPSC का सफर शुरू हुआ। न कोचिंग, न इंटरनेट, न गाइडेंस, सिर्फ एक लालटेन, कागजों का ढेर और मन में जलती हुई आग। रातें देर तक जागना, सुबह जल्दी उठना, ये सब अब उनका आदत था, क्योंकि उन्हें पता था कि सपने आसान नहीं होते। पहला अटेम्प्ट, पहली कोशिश और परिणाम सफलता। अजीत डोभाल ने 1968 में अपनी पहली ही कोशिश में UPSC पास किया। रैंक इतनी सशक्त थी कि उन्हें इंडियन पुलिस सर्विस केरला कैडर मिला। केरला एक ऐसी भूमि जहां संस्कृति भी गहरी है और चुनौतियां भी, और यही वो जगह थी जहां एक IPS ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहनकर एक ऐसे आदमी ने कदम रखा जो आगे चलकर भारत का सबसे खतरनाक खुफिया अधिकारी बनने वाला था। केरला में अपनी शुरुआती पोस्टिंग के दौरान अजीत डोभाल ने बहुत कम समय में यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि एक
इंटेलिजेंस ड्रिवन थिंकर है। उस समय केरला कई तरह की चुनौतियों से घिरा हुआ था। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट सेल्स, कोस्टल स्मगलिंग रूट्स और अंडरग्राउंड पॉलिटिकल नेटवर्क्स। डोवाल ने अपने काम का तरीका सिर्फ फाइलों और रूटीन पुलिसिंग तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने जिन मामलों पर काम किया उन्हें इंटेलिजेंस जैसी गहराई से समझा। उन्होंने लोकल इन्फॉर्मर्स का एक नेटवर्क बनाया, एक्सट्रीमिस्ट सिंपैथाइजर्स की पहचान की और स्मगलिंग रूट्स की मैपिंग की। केरला में ही डोवाल के अंदर डीप ऑब्जर्वेशन और साइलेंट इनफिल्ट्रेशन की स्किल उभरने लगी। यहीं पहली बार सीनियर ऑफिशियल्स ने नोट किया कि यह अधिकारी अलग है। वहां काम करते हुए अजीत डोवल ने पहली बार अंडरकवर वर्क की वह क्षमता दिखानी शुरू की जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। कई मामलों में उन्होंने लोगों के बीच रहकर उनकी भाषा, उनका व्यवहार और उनके अंदर छुपे झुकावों को बहुत बारीकी से समझा। उन्होंने लोकल कम्युनिटीज में ऐसे घुल मिलकर जानकारी जुटाई कि अक्सर सामने वाले को पता ही नहीं चलता था कि वो एक पुलिस अधिकारी से बात कर रहा है। केरला में ही उन्होंने डिस्गाइजेस का इस्तेमाल शुरू किया, कभी साधारण ग्रामीण की तरह, कभी कोस्टल लेबर की तरह और कभी दुकानों में बैठकर स्थानीय बातचीत को ऑब्जर्व करते हुए। इस दौरान उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट सिंपैथाइजर्स और स्मगलिंग नेटवर्क्स दोनों की ग्राउंड लेवल एक्टिविटी को पहचानना सीख लिया। डोवल की सबसे खास बात यह थी कि वह किसी भी जगह खड़े होकर लोगों की नजरें, उनके गेस्चर्स और उनकी घबराहट को कुछ ही सेकंड में पढ़ लेते थे। ये वही स्किल थी जिसने उन्हें आगे चलकर इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन ऑफिसर बनाया और जिसके कारण इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पहली बार उन पर ध्यान दिया। शुरुआती सालों में उन्होंने जिस तरह की इंटेलिजेंस फोकस्ड पुलिसिंग दिखाई, वह धीरे धीरे दिल्ली तक पहुंचने लगी। एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स की उनकी डीप मैपिंग, कोस्टल स्मगलिंग रूट्स की पहचान और अंडरकवर तरीके से जानकारी जुटाने की क्षमता, इन सब ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान खींच लिया। कुछ ही समय में आईबी ने महसूस किया कि यह अधिकारी सिर्फ कानून लागू करने वाला नहीं, बल्कि एक रणनीतिक दिमाग वाला फील्ड ऑपरेटिव है। और फिर अर्ली 1970s में उन्हें आधिकारिक रूप से इंटेलिजेंस ब्यूरो में डेप्यूटेशन पर बुलाया गया। यही वह पल था जब अजीत डोवल पहली बार भारत की खुफिया दुनिया के असली दरवाजे में कदम रख रहे थे। एक ऐसी दुनिया जहां पहचान मिट जाती है, सिर्फ मिशन रह जाता है। केरला के एक आईपीएस अधिकारी से अब वह भारत की इंटेलिजेंस मशीनरी का हिस्सा बन चुके थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो में कदम रखते ही अजीत डोवाल को एक ऐसा काम दिया गया जो किसी भी नए ऑफिसर को शायद ही मिलता था। एक उभरते हुए एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क में अंदर तक घुसकर उसकी जड़ समझना। ये नेटवर्क दक्षिण भारत में सक्रिय था, जहां छोटे छोटे गुट बड़ी घटनाओं की तैयारी में थे। आईबी को ग्राउंड लेवल पर किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो भीड़ में गायब हो सके, लोगों की नजरें पढ़ सके और बिना पहचान खोले सच्चाई बाहर ला सके। यही गुण डोवाल में पहले दिन से दिखाई देता था। उनका पहला ऑपरेशन शुरू हुआ एक कोस्टल कस्बे से, जहां कुछ युवाओं की गतिविधियां लगातार सस्पिशियस दिखाई दे रही थी। डोवाल ने यूनिफॉर्म छोड़ दी, साधारण कपड़े पहने और उसी समुदाय के बीच एक आम आदमी की तरह रहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने उन युवाओं के बीच अपनी जगह बना ली, कभी चाय की दुकान पर बैठकर, कभी मदद करते हुए, कभी बस चुपचाप सुनते हुए। कुछ ही दिनों में उन्होंने ग्रुप के असली उद्देश्य, उनके बाहरी कॉन्टैक्ट्स और उनके प्लान्ड मूवमेंट सब समझ लिया। सबसे खतरनाक पल वो था जब एक सदस्य ने उनकी आंखों में सीधा देखकर पूछ लिया, तुम हो कौन? डोवाल मुस्कुराए, एक स्थानीय भाषा में जवाब दिया
और गुट को कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि उनके बीच बैठे व्यक्ति की आंखें भारत के सबसे पुराने इंटेलिजेंस संगठन को रिपोर्ट भेज रही थी। इस ऑपरेशन की वजह से आईबी को पहली बार उस पूरे नेटवर्क का क्लियर स्ट्रक्चर मिला। लीडर्स कौन थे, फंडिंग कहां से आ रही थी और उनके अगले टारगेट क्या थे। यही ऑपरेशन था जहां आईबी ने समझ लिया ये आदमी सिर्फ अंडरकवर नहीं जाता, ये इन्फिल्ट्रेट करता है और वापस पूरी कहानी लेकर लौटता है। उत्तर पूर्व के पहाड़ जहां बादल जमीन को छूते हैं और जंगल इतने गहरे हैं कि सूरज की रोशनी भी कभी-कभी रास्ता भूल जाती है। इन्हीं जंगलों में 1960 के दशक में एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने पूरे क्षेत्र को सालों तक अस्थिर बनाए रखा। मिजो समाज में सब कुछ बदल दिया था। 1959 की मोताम त्रासदी ने, बांस के फूलने के बाद फैलने वाली चूहों की महामारी ने अकाल को जन्म दिया और लोगों को लगा कि उनकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। यही नाराजगी धीरे धीरे बदल गई एक आंदोलन में, मिजो नेशनल फ्रंट। और 1966 में एमएनएफ ने एक ही रात में कई शहरों पर सशस्त्र हमला किया। भारत सरकार को पहली बार अपने ही क्षेत्र में एयर स्ट्राइक्स करने पड़े। जंगलों में छिपे कैंप, सीमा पार से आती हथियारों की खेप और एक नेटवर्क जो सरकार की पहुंच से परे था। यह इंसर्जेंसी अब एक लंबी लड़ाई बन चुकी थी, लेकिन इस पूरे अंधेरे के बीच एक चीज साफ थी, इस नेटवर्क को समझे बिना इसे खत्म नहीं किया जा सकता था। कोस्टल ऑपरेशन के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों को एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थी कि अजीत डोवल सिर्फ जानकारी जुटाने वाले अधिकारी नहीं, बल्कि वो व्यक्ति है जो दुश्मन के बीच जाकर उनकी व्यवस्था को अंदर से समझकर लौट आता है। अब आईबी के सामने एक और चुनौती थी, देश के उत्तर पूर्व में बढ़ रहा इंसर्जेंसी नेटवर्क। ऐसे गुट जो जंगलों में छिपकर हथियार, पैसा और समर्थन जुटा रहे थे और जिनकी जानकारी किसी तक पहुंच नहीं पाती थी। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां सरकार की पहुंच कम और खतरा कई गुना ज्यादा था। आईबी को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो न सिर्फ अंडरकवर जा सके, बल्कि पूरी तरह इनफिल्ट्रेट होकर उन गुटों का भरोसा जीत सके। यही वह क्षण था जब दिल्ली से आदेश आया, ऑफिसर डोवल, योर नेक्स्ट असाइनमेंट इज नॉर्थ ईस्ट। यह उनके करियर का पहला हाई रिस्क लॉन्ग ड्यूरेशन ऑपरेशन था। जंगलों में छिपे हुए कैंपों के बीच, ऐसे लोगों के बीच जो किसी बाहरी इंसान पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन आईबी को पता था, अगर कोई इस मिशन को अंदर से समझकर जिंदा वापस ला सकता है तो वो सिर्फ एक आदमी है, अजीत डोवल। उत्तर पूर्व पहुंचते ही अजीत डोवाल ने समझ लिया कि ये ऑपरेशन कोस्टल मिशन से कई गुना कठिन होने वाला है। यहां की पहाड़ियां ऊंची थीं, जंगल गहरे थे और रास्ते किसी भी मानचित्र में नहीं मिलते थे। जिन गांवों तक पहुंचना था वहां सरकार की पहुंच लगभग शून्य थी। बाहरी व्यक्ति पर एक नजर में शक हो जाता था। डोवाल ने अपने असली नाम, असली पहचान और अपनी पुरानी दुनिया सबको पीछे छोड़ दिया। उन्होंने स्थानीय बोली सीखी, कपड़े बदले, चलने बोलने का तरीका बदला और धीरे धीरे वैसे ही दिखने लगे जैसे इस इलाके के लोग दिखते हैं। ये पहला कदम था किसी ऐसे नेटवर्क में घुसने का जहां भरोसा महीनों में बनता है और एक गलती एक पल में जान ले सकती है। यहीं पहाड़ों की गोद में डोवल का असली इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुआ।
उत्तर पूर्व के जंगलों में चली 2 दशकों की इस उथल पुथल का अंत हथियारों से नहीं, बुद्धि और भरोसे से होने वाला था। अजीत डोवल ने महीनों तक इस आंदोलन की धड़कन को समझा। कौन लड़ रहा है, कौन थक चुका है और कौन बदलाव चाहता है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं थी कि उन्होंने कैंपों के नक्शे बनाए, बल्कि ये थी कि उन्होंने एक आंदोलन के भीतर छिपे मानवीय पहलू को पढ़ लिया। उन्होंने धीरे धीरे जाना कि एमएनएफ के नेता लाल देंगा अंतहीन युद्ध नहीं चाहते, बल्कि एक सम्मानजनक समाधान तलाश रहे हैं। यही वह इंसाइट थी जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। दिल्ली में बैठे निर्णयकर्ताओं को पहली बार यह एहसास हुआ, यह इंसर्जेंसी सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझ से खत्म की जा सकती है। और फिर शुरू हुए वो बैक चैनल संपर्क जो इतिहास में शायद ही कभी दर्ज हुए हों। डोवल ने ऐसे नेताओं से पुल बनाया जिनसे मिलना भी एक समय असंभव माना जाता था। उनकी बातों ने एक टूटते आंदोलन को यह भरोसा दिलाया कि संघर्ष छोड़कर भी सम्मान बचाया जा सकता है। साल 1986 वही दिन आया जब भारत सरकार और एमएनएफ एक ही मेज पर बैठे। हथियारों को चुप्पी मिली। पहाड़ों में गोलियों की गूंज धीरे धीरे खत्म हो गई और जन्म हुआ मीजो पीस अकॉर्ड का। इस अकॉर्ड ने न केवल इंसर्जेंसी खत्म की, बल्कि मिजोरम को भारत के सबसे शांत, सबसे स्थिर राज्यों में बदल दिया। ऐतिहासिक शांति के पीछे कई हाथ थे, पर एक दिमाग सबसे गहराई में जाकर काम कर रहा था। वो दिमाग जो दुश्मनों की दुनिया में घुसकर उनकी सोच पढ़ाता था। उस दिमाग का नाम था अजीत डोवल। नॉर्थ ईस्ट के जंगलों से लौटते हुए अजीत डोभाल सिर्फ एक सफल अधिकारी नहीं थे, वो अब एक ऐसी सोच बन चुके थे जिसे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पहले कभी नहीं देखा था। दिल्ली में कदम रखते ही ऊपर से नीचे तक एक ही बात फैल चुकी थी। ये आदमी सिर्फ रिपोर्ट नहीं लाता, ये वहां पहुंच जाता है जहां कोई दूसरा पहुंचने की हिम्मत भी नहीं करता। आईबी के वरिष्ठ अधिकारियों को अब पहली बार लगा कि उनके पास एक ऐसा अधिकारी है जो सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता, वो हालात को अंदर से पढ़ता है, लोगों की साइकोलॉजी समझता है और नेटवर्क के दिल तक पहुंच जाता है। नॉर्थ ईस्ट मिशन की सफलता ने डोभाल की टेबल पर पूरी तरह नए प्रकार के असाइनमेंट्स ला दिए। अब खेल सिर्फ जंगलों का नहीं था, अब यह था सिटीज, सेफ हाउसेस, कवर्ड ग्रुप्स और इंटरनेशनल लिंकेजेस का खेल। दिल्ली में बैठकर वो उन नेटवर्क्स की गुत्थियां सुलझाने लगे जिनके बारे में जानकारी तो बहुत थी, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता किसी को नहीं पता था। आईबी को जल्दी ही समझ आ गया कि डोभाल सिर्फ अंडरकवर नहीं जाते, वो एनिमी इकोसिस्टम को अंदर से महसूस करते हैं, उसकी नब्ज पकड़ते हैं और फिर उसे चुपचाप गवर्नमेंट के सामने खोल कर रख देते हैं। उनका दिमाग तेज था, पर उससे भी अधिक तेज था उनका इन्फिल्ट्रेशन इंस्टिंक्ट। कब बोलना है, कब चुप रहना है, किसे ऑब्जर्व करना है, किसे अवॉइड करना है। डोभाल हर सेटिंग में अपने को मिटा देते थे, अपने को बदल देते थे और उसी पल किसी भी माहौल का हिस्सा बन जाते थे। यही वजह थी कि CIA और MI6 के कई ऑफिसर्स बाद में कहा करते थे, He doesn't enter an environment, he becomes the environment। दिल्ली में उनकी रेप्यूटेशन लगातार ऊपर चढ़ रही थी। अब उन्हें वो केसेस दिए जाने लगे जहां हर कदम पर रिस्क होता था, जहां इंफॉर्मेशन कम, दुश्मन ज्यादा चालाक और मिशन की विफलता का मतलब देश की सुरक्षा पर सीधा असर। नॉर्थ ईस्ट ने डोभाल को एक अंडरकवर ऑफिसर बनाया था, लेकिन दिल्ली ने उन्हें इंडियाज डीप कवर स्पेशलिस्ट बना दिया
और ये स्पेशलाइजेशन उन्हें जल्द ही दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन की तरफ ले जाने वाला था, पाकिस्तान।